हेलो एंड वेलकम। इन्वायरमेंट की PT 365 हैज़ बीन रिलीज्ड। इट हैज़ बीन रिलीज्ड फॉर अप्रैल से नवंबर के मंथ्स के लिए जो 2025 में हुआ है। आई बिलीव प्रीलिम्स 2026 के लिए एक या फिर दो अपडेटेड वर्जन्स और आएंगे। इस वीडियो में विल बी ऑब्वियसली कवरिंग द करंट अफेयर विच इज़ गिवन इन द PT 365। दैट्स द होल पॉइंट। बट साथ ही साथ वी विल हैव स्टैटिक लिंकेजेस. We'll do the previous year questions for all the topics that are there in the PT, and eventually एक handwritten PDF will be given to you so that you can revise faster. And apart from this, एक highlighted version of PT 365, actual PT 365 will also be shared on the Telegram group. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. So जो environment की PT है उसमें these are the major dimensions that have been given. क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी. आज की वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे बिकॉज इन द लास्ट 20-25 ईयर्स 46 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. क्या 46 क्वेश्चंस? नाउ दिस एड्स अप टू टू क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर. ऑलमोस्ट टू क्वेश्चंस एवरी ईयर और मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर डिराइव्ड फ्रॉम करंट अफेयर. इसीलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया टू कवर फ्रॉम द PT 365. ठीक है. सो क्या है इंडेक्स में? इंडेक्स में द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव फॉर क्लाइमेट चेंज इज द UNFCCC COP30. COP30 हो गई है हमारी UNFCCC की. तो हम चलते हैं एक्चुअल PDF पे एंड डिस्कस करते हैं इसे. ठीक है. सो क्लाइमेट चेंज UNFCCC COP30 हो गया है. कहाँ पर हुआ है? बेल्जियम, ब्राज़ील में. बेल्जियम, ब्राज़ील में इट इज़ हैपेंड एंड ब्राज़ील में ही हमारे अमेजोन रेन फॉरेस्ट हैं. नाउ if Amazon rainforests are there in Brazil, which are so important that they are called as the lungs of the earth, so इस जो COP है इसके हमने काफ़ी nicknames भी रखे हैं because Amazons are so important that this is the COP of implementation, this is the COP of truth, this is the forest COP. ठीक है. एंड इसमें spirit of मुटिराओ पे हमने फोकस करा है. मुटिराओ इज नथिंग बट कलेक्टिव एक्शन. ठीक है, कलेक्टिव एक्शन. तो क्या हुआ इस COP के बाद? Belem package signed by 195 party was adopted. ठीक है. Now you need to note that whenever UNFCCC की COP होती है साथ ही साथ क्योटो प्रोटोकॉल की COP भी होती है एंड अलॉन्ग विद दैट पेरिस अग्रीमेंट की COP भी होती है. सो COP 30 के साथ साथ यहाँ पर हमारा CMP 20 भी हुआ है. CMP 20 इज फॉर क्योटो प्रोटोकॉल एंड CMA 7 भी हुआ है विच इज़ फॉर पेरिस अग्रीमेंट. ठीक है. ये जो UNFCCC है जिसके अंडर ये COPs हो रही हैं, ये कहाँ पर, किसने बनाया, क्यों लॉन्च हुआ? सो इट इमर्ज्ड फ्रॉम द 1992 अर्थ समिट विच हैपेंड इन रियो. ठीक है. साथ ही साथ इसमें और कन्वेंशन है. एक कन्वेंशन तो ये हो गया UNFCCC जो रियो में बना. साथ ही साथ एक UNCCD भी था और एक UNCBD भी था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे और कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन पे. ठीक है. इंडिया इज ऑब्वियसली अ मेंबर एंड सिंथेसिस रिपोर्ट रिलीज होती है. अब इसका एक PYQ देखते हैं. ये देखिए, ये 2010 का क्वेश्चन है. UNFCCC जो है वो कहाँ पर ड्रॉ करी गई? तो आंसर वेरी सिंपल है जो भी हमने पढ़ा, दैट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ समिट @रियो. ओके. नाउ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं व्हेन यू आर स्टडिंग COP? देखिए, ये तो आपको बहुत स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि भाई ये सारी इनिशिएटिव्स, ये सारे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हमने COP 30 पे करे. तो दो क्वेश्चंस आते हैं, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं, और क्या मुझे ये सब याद करना पड़ेगा? सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल. ठीक है, आंसर इज़ वेरी सिंपल कि येस इस टाइप के सवाल आते हैं, येस याद करना पड़ेगा. बट दिस इज़ द ओनली इंटेंस एरिया फॉर क्लाइमेट चेंज दैट यू विल हैव टू डू. ठीक है, देयर आर नो कॉम्प्रोमाइजेज हियर. डोंट ट्राई टू सर्कमवेंट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस बिकॉज फिर वही 1-2 मार्क्स से 1-2 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है, प्रीलिम्स नहीं निकलता है, तो दिक्कत आती है. ठीक है. तो देखो कुछ ब्रॉड क्वेश्चंस आते हैं. जैसे COP 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट वाला हुआ था उसका क्वेश्चन 2016 में आया था. सिमिलरली जो COP 28 UAE में हुआ था उसका क्वेश्चन आपका 2025 में भी आया हुआ है. ओके. एंड इसके अलावा स्पेसिफिक क्वेश्चन हर एक स्पेसिफिक स्कीम पे भी, स्पेसिफिक इनिशिएटिव पे भी आते हैं. So let's start discussing them and let's start doing them. I know it is very difficult, but I'll do my best so that you are able to remember properly. So the first thing that you're seeing here is कि भाई कुछ implementation work program
पहला डायमेंशन है COP के इनिशिएटिव्स को याद करने का। नाउ इम्प्लीमेंटेशन वर्क प्रोग्राम में बेसिकली यू विल बी फोकसिंग अपन जो भी एजेंडा जो भी डिस्कशन हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन पे। तो एक बेल्लम मिशन है, उसमें एक ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर है और एक NAP इम्प्लीमेंटेशन अलायंस है। ये 3 चीज़ों के बारे में आपको बात करनी है। बेल्लम मिशन, ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन अलायंस एंड NAP इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर एंड NAP इम्प्लीमेंटेशन अलायंस। नाउ बेल्लम मिशन इज़ नथिंग, ये जो COP 28 से 30 हुई थी ना, नॉट ये गलत लिखा है यहाँ पर PT में, COP 28 से 30, 28 हुई थी UAE में, अजरबैजान में 29 हुई थी और ब्राज़ील 30 में हुई है। सो यहाँ पर एक ब्रॉड एक सिंपल फ्रेमवर्क कि भाई हम कोऑपरेट करेंगे, हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, एम्बिशन, मिटिगेशन, अडाप्टेशन, इन्वेस्टमेंट के लिए। सो देयर इज़ नो डेप्थ टू इट, बट जस्ट एक सिंबॉलिक बेल्लम मिशन 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारे COP 28 से 30 ने लॉन्च करा था UAE, अजरबैजान, ब्राज़ील। एक हमें इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर बनाया है, ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर। अब इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेलरेट कौन करेगा? जो COP हो गए हैं वो तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एक्सेलरेट नहीं करेंगे। तो UAE एंड अजरबैजान गोज आउट ऑफ द पिक्चर। यहाँ पर जो हो रहा है COP एंड होने वाला COP 30 एंड 31, दे आर लॉन्चिंग ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर। 30 आपका ब्राज़ील में हो रहा है, 31 आपका तुर्की में होगा। इट इज़ अ वॉलंटरी इनिशिएटिव। आप सपोर्ट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDCs एंड नेशनल अडाप्टेशन प्लान्स। NDCs NAPs एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है, COP 30-31 इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेलरेट करेंगे। एक है आपका नेशनल अडाप्टेशन प्लान इम्प्लीमेंटेशन अलायंस, ठीक है, NAP इम्प्लीमेंटेशन अलायंस। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर अलाउड, ठीक है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई क्या सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट अलाउड है, क्या सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउड है? तो बोथ NAP इम्प्लीमेंटेशन अलायंस में। विच इज़ द मेन बॉडी दैट यू नीड टू रिमेंबर? देखो UNDP याद रखना है, NAP तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा यहाँ पर, एंड NDC भी आ ही जाएगा। सो UNDP इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन वर्क प्रोग्राम, मुटीराव डिसीजन, मुटीराव इज बेसिकली नथिंग बट कलेक्टिव एफर्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यू कैन हैव अ रिकॉल राइट हेयर, NAP अलायंस, NAP इम्प्लीमेंटेशन अलायंस, UNDP आप याद रखोगे, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट मनी इज अलाउड। ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेट कौन करेगा? जो अभी है COP 30 प्रेसिडेंट एंड 31 प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड बेल्लम मिशन 1.5 डिग्री सेल्सियस 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस, COP आपका 28 से 30। नाउ दैट दिस इज डन, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फॉरेस्ट एंड नेचर। नाउ फॉरेस्ट एंड नेचर से अगर कोई संभावना है, इफ क्वेश्चन हैज़ टू कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर इनिशिएटिव, तो फॉरेस्ट एंड नेचर सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा संभावना है। सो वन इज़ TFFF, वन इज़ रियाज एंड वन इज़ JRED+। क्या है तीनों की देखते हैं। सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक फंड इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो कि ये ट्रॉपिकल कंट्रीज जो हैं उनको पे करेगा कि आप अपना फॉरेस्ट मेंटेन करो और एक्सपैंड करो। यू मेंटेन योर फॉरेस्ट, यू एक्सपैंड योर फॉरेस्ट एंड हम आपको पैसे देंगे। यही आर्ग्यूमेंट होता है ना कि आप लोगों ने तो आपका फॉरेस्ट यूज़ करके इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर ली, हम लोग हमारे फॉरेस्ट को आप यूज़ करने से, एक्सप्लॉइट करने से रोक रहे हैं। सो बेसिकली ब्राज़ील, इंडोनेशिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड चाइना ने इसे इंडोर्स करा है। एक $125 बिलियन का फंड बना रहे हैं विच विल पे द फॉरेस्ट कंट्रीज फॉर मेंटेनिंग एंड एक्सपैंडिंग देयर फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। अब इसमें ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई इंडिया एक ऑब्जर्वर है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, इंडिया इज़ एन ऑब्जर्वर, ठीक है। और ट्रस्टी और इंटरिम होस्ट आपका वर्ल्ड बैंक है। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है। इंडिया इज़ एन ऑब्जर्वर TFFF का, और वर्ल्ड बैंक ट्रस्टी और इंटरिम होस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर हम कंट्रीज़ को पे कर रहे हैं पैसे आपके फॉरेस्ट को मेंटेन और एक्सपैंड करने के लिए, तो 20% ऑफ ऑल दीज पेमेंट्स शुड गो टू द इंडिजिनियस पीपल, ठीक है। 20% ऑफ द ऑल पेमेंट्स शुड गो टू द इंडिजिनस पीपल, और कंट्रीज भी पैसे देंगी, मोबिलाइज करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी पैसे मोबिलाइज करेंगे, ठीक है। दिस इज TFFF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिजिलियंट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फॉर नेट जीरो लैंड डिग्रेडेशन, रियाज, ठीक है। अब इसमें मैंने देखिए 3 कलर्स का यूज़ करा हुआ है। रिजिलियंट एग्रीकल्चर, ठीक है, रिजिलियंट एग्रीकल्चर तो आपका FAO इन्वॉल्व हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो आपका वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा।
लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो अब G20 का लैंड रिस्टोरेशन इनिशिएटिव इन्वॉल्व हो जाएगा। तो रिजिलियंट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फॉर अ नेट जीरो लैंड डिग्रेडेशन में FAO भी इन्वॉल्व है, वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है और G20 का लैंड रिस्टोरेशन इनिशिएटिव भी इन्वॉल्व है। तब ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्रीकल्चर रिजिलियंट बनाना है, जीरो करना है लैंड डिग्रेडेशन को। तो 3 मिलियन हेक्टेयर्स जो आपका डिग्रेडेड फार्मलैंड है उसको रिस्टोर करोगे आप, ठीक है। रिस्टोर 3 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फार्मलैंड, FAO, G20 लैंड रिस्टोरेशन एंड वर्ल्ड बैंक आप याद रखेंगे। थर्ड थिंग, स्केलिंग J REDD plus. Now what is REDD plus? REDD is reducing emissions from deforestation and forest degradation. J REDD plus को आपको ये याद रखना है, basically what we are trying to do is we are trying to halt and reverse tropical deforestation. ये याद करने की जरूरत नहीं है, we are trying to halt and reverse tropical deforestation. कौन ये कोएलिशन में कौन मेंबर्स हो सकते हैं? सब लोग मेंबर्स हो सकते हैं, आप याद मत रखिए इसे, ठीक है। गवर्नमेंट भी है, ट्रेंड सेटर्स भी हैं, सिविल सोसाइटी भी है, इन्वेस्टर्स भी हैं, सब लोग मेंबर्स हो सकते हैं। और बेसिकली ये याद रखिए कि हॉल्ट एंड रिवर्स ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन बाय 2030 बस, ठीक है। दिस इज J REDD plus. तो ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अभी तक जो हमने पढ़ा। TFFF इंडिया ऑब्जर्वर है, पैसे देंगे कंट्रीज़ को मेंटेन करने के लिए, 20% पैसे इंडिजिनस पीपल के पास जाना चाहिए। रियाज की अगर हम बात करेंगे, रिजिलियंट एग्रीकल्चर में FAO इन्वॉल्व हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा और लैंड डिग्रेडेशन रोकने के लिए आपका G20 का लैंड डिग्रेडेशन रिस्टोरेशन इनिशिएटिव इन्वॉल्व हो जाएगा, हॉल्ट एंड यहाँ पर आपका 3 मिलियन हेक्टेयर्स आपको रिस्टोर करना है। J REDD plus में सब लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे कोएलिशन में, हॉल्ट एंड रिवर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा फाइनेंस एंड इकॉनमी। अब जो ग्रीन में है वो एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, जो ब्लैक हैं आप उनको एक बार ऊपर से देख लीजिएगा। सी आप डोंट बी ओवरवेल्म कि भाई इतनी सारी चीज़ें याद करनी है, प्रॉब्लम होगी। यू जस्ट हैव टू रिकॉल, यू डोंट हैव टू रोट मेमोराइज। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको रिकॉल करने की एबिलिटी होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो पहला टॉपिक है विच इज बाकू टू बेलम 1.3, रोड मैप टू 1.3T। व्हाट इज 1.3T? 1.3 ट्रिलियन पर ईयर बाय 2035, ठीक है। तो बाकू जो हमारी COP29 अजरबैजान में हुआ था और जो COP30 बेलम जहाँ हुआ है, तो दोनों COP29 और COP30 प्रेसिडेंसीज ने ये रोड मैप दिया है बाकू टू बेलम। 1.3 ट्रिलियन पर ईयर 2035 में आपको चाहिए मोबिलाइज करना है पैसे, क्या अचीव करने के लिए? NCQG, न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल्स को 1.3 ट्रिलियन पर ईयर बाय 2035 चाहिए। COP29-30 ने करा है, इसलिए बाकू टू बेलम इसका रोड मैप का नाम है। फिर देखिए ट्रिपलिंग अडेप्टेशन ऑफ फाइनेंस, याद रखिएगा NCQG के लिए है बस बेसिकली। एक है आपका मेजरमेंट फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। तो हमारा एक ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन चल रहा है, इसके लिए हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, व्हाट विल बी द फ्रेमवर्क, व्हाट विल बी द स्टेजेस ऑफ मेजरमेंट एंड ऑल दैट इज डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। तो 4 स्टेजेस रहेंगे किसी भी चीज़ को एसेस करने के लिए, मेजर करने के लिए। असेस करो, प्लान करो, इम्प्लीमेंट करो, मॉनिटर करो, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन क्या है। सी इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 7.1 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पिछले साल आर्टिकल 6 पे क्वेश्चन आया है, पॉसिबिलिटी है 7 पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इट हैज़ बीन मेड अंडर आर्टिकल 7.1 पेरिस एग्रीमेंट के लिए। क्या है? बेसिकली वी आर ट्राइंग टू हैव एन एडिक्वेट अडेप्टेशन रिस्पॉन्स फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गोल, ठीक है। एडिक्वेट अडेप्टेशन रिस्पॉन्स। सो ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन 7.1 पेरिस एग्रीमेंट, ये याद रखिए, बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है। एक बाकू अडेप्टेशन रोड मैप है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। FINI, फॉस्टरिंग इन्वेस्टेबल नेशनल इम्प्लीमेंटेशन। जो हमारे देखिए नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स हैं, इनमें जो इन्वेस्टमेंट्स, इनमें जो मनी हम दे रहे हैं वो इन्वेस्टेबल बने। इन्वेस्टेबल इन द सेंस that people are forthcoming and investing and they are expecting a return and they are expecting good things out of it. So this is FINI, fostering investable national implementation। NAPs को investable ready बनाना है बेसिकली, ठीक है। इंडिया को कोई लेना देना नहीं है, इट इज़ इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। एक है ओपन कोएलिशन फॉर कंप्लायंस मार्केट्स। तो बेसिकली कार्बन मार्केट्स होते हैं हमारे, ये कार्बन मार्केट्स पूरी अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जगह चल रहे हैं, तो इन्हें हार्मोनाइज करना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए ओपन कोएलिशन फॉर कंप्लायंस बनाया है, ठीक है। वी आर गोइंग टू हार्मोनाइज दीज कार्बन मार्केट्स
बहुत सारी कंट्रीज पार्ट है, नो नीड टू रिमेंबर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बेल्लम डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन इंडस्ट्रीज। बेसिकली हम डीकार्बनाइज करना चाहेंगे हैवी इमिटिंग इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। अब इसमें सिर्फ ये याद रखो कि कंट्रीज़ भी पार्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी पार्ट है। बेल्लम डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंट्रीज़ भी पार्ट हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी पार्ट हैं, डीकार्बनाइज करोगे। ओपन कोएलिशन ऑन कंप्लायंस कार्बन मार्केट्स में कंट्रीज़ हैं सारी, हार्मोनाइज करना है बेसिकली आपको। फिनी में इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, आपको NAPs को इन्वेस्टेबल एंड इम्प्लीमेंटेशन रेडी बनाना है। और बाकी यहाँ पर आप बाकू टू बेल्लम रोड मैप आप याद रखेंगे, 1.3 ट्रिलियन है, इसको चेंज करके दिया जा सकता है क्वेश्चन में। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर हमारी ग्लोबल फाइनेंस की बात हो गई। एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीज़ें हैं, एक है हमारा ग्रिड, ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव पे, एक है हमारा पैक्ट, एक है बेल्लम 4x प्लेज, ठीक है। बस देख लीजिए, समझ लीजिए, इट विल कम बैक टू यू व्हेन यू सी अ क्वेश्चन, डोंट बी वरीड अबाउट। तो एनर्जी में एक याद रखिए, ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव करके कुछ है, देयर इज GGI, ठीक है। उसने एक पैक बनाया है कि भाई बेसिकली ग्रीन ग्रिड्स है ना, तो हम एक्सपैंड करेंगे, रिजिलियंट करेंगे पावर ग्रिड्स को, जो कि हमारे बहुत ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रैटेजी। तो ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव एक्सपैंड एंड रिजिलियंट पावर ग्रिड्स बनाएंगे बेसिकली रिन्यूएबल पावर फ्यूचर के लिए, ठीक है। कुछ नहीं है, ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो हम उसे एक्सपैंड और रेजिलियंस बनाएंगे, ठीक है। देन देयर इज पैक्ट, प्लान टू एक्सेलरेट कोल ट्रांजिशन, कोल से हमें जाकर रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है, तो ये पैक्ट हमारा बना हुआ है। पैक्ट किसने बनाया? PPCA ने, और ये तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, पावरिंग पास्ट कोल अलायंस, कोल से आगे बढ़ना है तो बेसिकली प्लान टू एक्सेलरेट कोल ट्रांजेक्शन आपका पावरिंग पास्ट कोल अलायंस ने बनाया है, बस इतना याद रखिए, नो नीड टू गो देयर। बेल्लम 4x प्लेज ऑन सस्टेनेबल फ्यूल्स, अब इसको क्यों याद रखना है? क्योंकि गाइस इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है ना, इंडिया इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो बेल्लम का 4x प्लेज है, बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्लेज कि वी वांट टू डू 4 times द यूज ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल्स बाय 2035, ठीक है। 2035 से वी हैव टू 4 times द यूज ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल्स, 4x प्लेज। इटली भी है, जापान भी है, ब्राज़ील भी है, इंडिया है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा याद रखना है। India is there, Brazil is obviously there because it is doing the COP presidency, Italy, Japan is also there। और कौन ट्रैक करेगा? IEA will track, this is very important, IEA will track, इंडिया पार्ट है। 4x करना है, कब तक करना है? 2035 तक करना है, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट दीज थिंग्स। बेल्लम 4x आपको वापस बता देता हूँ, इंडिया पार्ट है, IEA ट्रैक करेगा, 4x करना है सस्टेनेबल फ्यूल्स को बाय 2035, ठीक है। पैक्ट किसने बनाया है? पास्ट कोल अलायंस ने, ना, पावरिंग पास्ट कोल अलायंस ने पैक्ट बनाया है कोल ट्रांजिशन। ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव ने एक्सपैंड और रेजिलिएंट बना रहे हैं ग्रिड्स को। अब आते हैं सोशल एंड हेल्थ पे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं, दिया है तो वी कांट स्किप एनीथिंग। बेल्लम हेल्थ एक्शन प्लान है, 30 कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों पार्ट है, ठीक है। हेल्थ एक्शन में कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों पार्ट है, इट मेक सेंस, कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों पार्ट रहेंगी। ये आप देख सकते हैं जेंडर गैप एक्शन प्लान, ठीक है। बेल्लम जेंडर गैप एक्शन प्लान, आपको ये याद रखना है कि भाई दिस इज डिजाइन टू इम्प्लीमेंट लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर, बेल्लम जेंडर गैप एक्शन प्लान विच इज डिजाइन टू इम्प्लीमेंट लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर, ओके। डिक्लेरेशन ऑन इंफॉर्मेशनल इंटीग्रिटी, देखो अब दिस इज अबाउट जो आपकी डिसइंफॉर्मेशन जा रही है, इन्फॉर्मेशन पोल्यूशन जो आ रहा है कि कुछ कर रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, ग्रीन वॉशिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली वी वांट टू हैव इंफॉर्मेशनल इंटीग्रिटी। अगर आप कुछ डेटा रिलीज कर रही है कोई कंट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन, सो इट शुड रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, इट शुड बी एप्ट, इट शुड बी एग्जैक्ट। सो एक डिक्लेरेशन इंफॉर्मेशनल इंटीग्रिटी पे साइन हुई है, फर्स्ट टाइम है, बेसिकली डोंट नीड टू गो मच मोर इनटू इट कि ऐसा कुछ हुआ है, बस अब ये याद रखिए। एक बेल्लम डिक्लेरेशन है हंगर पॉवर्टी इस पे, तो नथिंग टू रिमेंबर देयर ऑल्सो, ज़्यादा कुछ। दिस थिंग इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर। 2030 स्ट्रैटेजी आई है हमारी क्रूज की। क्रूज इन इटसेल्फ इज अ टॉपिक, दैट इज वाई वी आर रिमेंबरिंग दिस। व्हाट इज क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम? क्रूज ने 2030 स्ट्रैटेजी करी है। इसमें हम क्या चाहेंगे कि हम ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, इनको हम वल्नरेबल नेशंस में बिल्ड अर्ली कर दें। वी शुड build these early warning systems in the vulnerable nations early. This is the 2030 strategy, ठीक है। क्रूज की 2030 स्ट्रैटेजी है।
अब एक फायर मैनेजमेंट होती है भाई, देखिए वाइल्ड लाइफ फायर्स इंडिया में तो इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बट ब्राज़ील वगैरह में अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत प्रॉब्लम है। सो ब्राज़ील ने इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट वाइल्ड लाइफ रेजिलियंस के लिए एक कॉल टू एक्शन करा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल टू एक्शन बाय ब्राज़ील फायर मैनेजमेंट के लिए, नो नीड टू रिमेंबर अलॉट। क्रू की 2030 स्ट्रैटेजी है वल्नरेबल नेशंस के लिए। बेल्जियम डिक्लेरेशन यहाँ पर एक हुई है, एक डिक्लेरेशन इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी के लिए हुई है, ये आपको याद रखना है लीमा वर्क प्रोग्राम के लिए। और बेल्जियम हेल्थ प्लान भी है जिसमें कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डिस्कस, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हेयर इज दिस वन एंड दिस वन, अच्छे से प्रॉपरली। देखिए ये सारी पीडीएफ्स ना आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आप कर सकते हो डाउनलोड। एनी नोट्स यू वांट टू मेक, एनीथिंग स्पेसिफिक जो मैंने हाईलाइट करी है वो यहीं लिख लेना प्रिंट करा के। दिस विल वर्क वंडर्स फॉर यू। आगे बढ़ते हैं हम अदर इनिशिएटिव से। देखिए अभी तो पीटी ने बता दिया कि भाई दीज आर द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। अब अदर इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ COP30 दे रखा है, फिर अदर इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ऑफ COP30 दे रखा है। देखो दे हैव नॉट पुट इन एफर्ट टू ऑर्गेनाइज देम प्रॉपरली, बट ये जो अदर इम्पॉर्टेंट रैंडमली पुट अप हैं यहाँ पर, इसको मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। आई एम शोइंग इट टू यू, प्लीज़ जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। पहला हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को, मरीन इनिशिएटिव्स की हम बात कर रहे हैं। तो मरीन इनिशिएटिव्स क्या हैं? ओशन ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव, ग्लोबल नेटवर्क ऑन रीजनरेशन ऑफ सीस्केप्स, मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड ओशन हेल्थ टूल किट एंड ब्लू NDCs। दीज आर 4 टॉपिक्स, ठीक है। तो ओशन ब्रेक थ्रू डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड क्या करता है? बेसिकली प्रोग्रेस दिखाता है, ठीक है, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो ओशन ब्रेक थ्रू डैशबोर्ड जो है बेसिकली प्रोग्रेस दिखाएगा 5 ओशियनिक सेक्टर्स की ना। 5 ओशियनिक सेक्टर्स क्या है भाई? ओशन के सेक्टर सबसे पहले आपको आता है कि भाई टूरिज्म भी कर सकते हैं हम, फिशिंग भी कर सकते हैं हम, शिपिंग भी कर सकते हैं हम, मरीन कंजर्वेशन भी कर सकते हैं हम, रिन्यूएबल एनर्जी भी डाल सकते हैं ओशंस में। तो मरीन कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, शिपिंग, एक्वाटिक फूड एंड कोस्टल टूरिज्म, इसका हमें डैशबोर्ड बनाया है ट्रैक करने के लिए प्रोग्रेस। हम क्या चाह रहे हैं? 35% इमिशन कट हो जाए बाय 2050, ठीक है। ओशन ब्रेक थ्रू डैशबोर्ड 35% इमिशन कट बाय 2050, 5 ओशनिक सेक्टर्स को ट्रैक करेगा, मरीन कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, शिपिंग, एक्वेटिक फूड एंड कोस्टल टूरिज्म। फिर एक हमारा ग्लोबल नेटवर्क ऑन रीजनरेटिव सीस्केप्स, वन ओशन पार्टनरशिप ने लॉन्च कराई है। ग्लोबल नेटवर्क ऑन रीजनरेटिव सीस्केप्स, वन ओशन पार्टनरशिप, ठीक है। बाकी ज़्यादा आप उसमें मत जाइए, एटलीस्ट $20 बिलियन से आप कहाँ तक याद रखेंगे ये सारी चीज़ें, नो नीड टू वरी। नाउ देयर इज MOBH टूल किट, ठीक है। टूल किट क्या करेगी? बेसिकली इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड ओशन हेल्थ टूल किट है, हमको सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, ठीक है। दीज आर 3 थिंग्स विच आर देयर हेयर, गिवन हेयर मरीन के ऊपर। एक और चीज़ है विच इज़ गिवन हेयर विच इज़ अबाउट ब्लू NDCs। ब्लू NDCs, हमने NDCs तो पढ़े, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हम देते हैं, हमने एक ब्लू NDC चैलेंज लॉन्च करा है, ठीक है। लॉन्च्ड बाय ब्राज़ील एंड फ्रांस, ठीक है, अहेड ऑफ COP30। आपको इसमें ये याद रखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट विच आर सपोर्टिंग दिस। तो WRI आप याद रखेंगे, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। बाकी तो ओशन वाले सब लोग याद रख सपोर्ट करेंगे ही, बट वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट is also supporting blue NDCs, you just remember this. Blue NDCs, World Resource Institute is supporting this. अब भाई blue NDCs, why are we specifically focusing on oceans and all? Because देखो they absorb 4 times more carbon dioxide than the terrestrial forest. ये आप याद रख सकते हैं, this can come as a question, that ocean absorbs 4 times higher carbon dioxide than terrestrial forests। एंड जो भी 90% हीट, एक्सेस हीट जनरेट होती है, ओशंस आर द वन विच कैप्चर देम, ठीक है। हीट रेगुलेशन में और कार्बन सिंक में बहुत क्रिटिकल रोल है ब्लू NDCs का। नाउ इन दिस कंटेक्स्ट दिस इज डन, ठीक है। ओशन ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इज बेसिकली अ डैशबोर्ड, एक रीजनरेटिव सीज का इस पे है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वन ओशन जो हमारी इनिशिएटिव उसमें कर रहे हैं। टूल किट हमें इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करेगा, ब्लू NDCs हमें WRI याद करना है। और किसने लॉन्च कराया था? ब्राज़ील एंड फ्रांस ने। चलिए नाउ मूविंग ऑन, कमिंग बैक एंड डूइंग दी फाइनेंस वाला। भाई देखिए बॉन्ड्स वगैरह पे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इफ आई जस्ट शो इट टू यू, ठीक है भाई। व्हाट इज दिस बायोकार्बन फंड, व्हाट इज दिस ग्रीन क्लाइमेट फंड? तो फाइनेंसिंग पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रीक्वेंटली। So these are the other initiatives which are given which are related to finance.
Systematic Observation Impact Fund, Climate, Health and Funders Coalition, Brazilian Sustainable Taxonomy, Arise and Country and Regional Platform for Climate and Nature Finance. अब देखो इसमें कुछ तो मैं यहीं बता देता हूँ कि आपको ज़्यादा वहाँ जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली ये किसका कोएलिशन है? फिलांथ्रोपर्स का. ओके, फिलांथ्रोपर्स जो होते हैं हमारे ब्लूमबर्ग हो गया, फिर गेट्स फाउंडेशन हो गया, उन लोगों का बेसिकली क्या है? कोएलिशन है. ठीक है. ब्राज़ीलियन सस्टेनेबल टेक्सोनॉमी क्या है कि जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट को सस्टेनेबल माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, उसकी वेरियस क्लासिफिकेशन. तो बेसिकली उसकी टैक्सोनॉमी दी गई है. कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों में. ठीक है ना, सिर्फ इतना याद रखिए. CHFC जो है वो फिलांथ्रोपिस्ट का कोएलिशन है और ब्राज़ीलियन सस्टेनेबल टेक्सोनॉमी बेसिकली आपको टर्म्स दे रही है, डिफाइन कर रही है. चलिए चलते हैं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट फंड. तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट फंड की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको क्या क्या करना है यहाँ पर? यू हैव टू ऑब्जर्वेशन ऑफ इम्पैक्ट बॉन्ड रिलीज कर रहे हो. जैसे ही आप बॉन्ड रिलीज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड में एक हमारी SOFF इन्वॉल्व है विच इज़ फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर द बॉन्ड. ठीक है. देन this is fund which is created by UNEP, WMO and UNDP. ठीक है. Whenever observation is concerned, WMO in itself comes into the picture. तो ये जो SOFF है, Systematic Observation Financing Facility, it is a United Nations fund created by UNEP, UNDP and WMO. ये आपको याद रखना है. It is the world's first impact bond on weather and climate data. It is not the first impact bond in itself. It is the first impact bond on weather and climate data. वेदर और क्लाइमेट डेटा पे फर्स्ट इम्पैक्ट बॉन्ड है. क्या करना चाह रहे हो आप? 30 LDCs और सिट्स को हेल्प करना चाह रहे हो टू मीट जो ग्लोबल बेसिक ऑब्जर्विंग नेटवर्क है ना, उसके स्टैंडर्ड्स को. ग्लोबल बेसिक ऑब्जर्विंग नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स को आपको मीट कराना है 30 LDCs और सिट्स को. इसीलिए आपने एक बॉन्ड बनाया है सो दैट इनको आप पैसे दे पाओ और वो ये अचीव कर पाए. ठीक है, ये हमने बात कर ही लिया. फिलैंथ्रोपिस्ट्स का फंड है. फिर हम आते हैं आगे. ठीक है. कंट्री और रीजनल प्लेटफॉर्म फॉर क्लाइमेट एंड नेचर फाइनेंस. बेसिकली क्या है? इट इज सपोर्टेड बाय ग्रीन क्लाइमेट फंड. आपको ये याद रखना है. ये जो कंट्री और रीजनल प्लेटफॉर्म फॉर क्लाइमेट एंड नेचर फाइनेंस को आपको ये याद रखना है कि इट इज सपोर्टेड बाय ग्रीन क्लाइमेट फंड्स. ठीक है. तो ऑलरेडी 2 एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को ग्रीन क्लाइमेट फंड सपोर्ट करता है, ब्राज़ीलियन और करेबियन प्लेटफॉर्म्स को. अभी हमें ये वाले प्लेटफॉर्म को भी ग्रीन क्लाइमेट फंड सपोर्ट करने वाला है. अब मैं यहाँ पर ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज ग्रीन क्लाइमेट फंड पे भी मल्टीपल क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है. दिस इज देयर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड? So what is saying? It is intended to assist the developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change. Yes, true. Why it is true? See, यही कर रहा है ना. Okay, so this is there. And the second statement is incorrect. Green Climate Fund के बारे में कि it is founded under the aegis of UNEP, OECD, Asian Development Bank and World Bank. This is incorrect. Please go stop this video and find out which thing has founded the Green Climate Fund. चलिए, एक हमारा बायोकार्बन फंड इस साल तो नहीं आएगा, ये उस टाइम का करंट अफेयर था. इस टाइम के करंट अफेयर में आपका SOFF आ सकता है कि SOFF है वो UN फंड है, वो किसने बनाया है. तो आप बोलोगे भाई UNEP, UNDP और WMO ने मिलके बनाया है. ठीक है, इस टाइप के बॉन्ड्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं. इसका आंसर था डी, वर्ल्ड बैंक. चलिए आगे बढ़ते हैं. अराइज वाला हमारा रह गया है. अराइज, लेट्स जस्ट सी अराइज वंस मोर. Arise is there. Basically you want to accelerate investments. ठीक है. When you want to accelerate investments, you need a fund which is the climate investment fund. ठीक है. Climate investment funds में 6 multilateral development banks हैं. कौन से banks हैं? वर्ल्ड बैंक है, अफ्रीकन बैंक है, यूरोपियन बैंक है, इंटर अमेरिकन बैंक है, एशियन बैंक है. बेसिकली हर कॉन्टिनेंट का बैंक है एक. ठीक है, हर कॉन्टिनेंट का एक बैंक है और इसमें आपका बस ऑस्ट्रेलियन नहीं है. तो वर्ल्ड बैंक, ठीक है, अफ्रीकन बैंक, आपका एशियन बैंक, इंटर अमेरिकन बैंक, यूरोपियन बैंक. तो 6 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का जो फंड हम बता रहे हैं यहाँ पर, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है, इट इज़ सपोर्टिंग अराइज. अराइज इज़ बेसिकली एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट. सबका कॉन्सेप्ट वही है कि पैसे मोबिलाइज करना है बस. चलिए, नाउ विद दिस पर्टिकुलर थिंग वी हैव कंप्लीटेड फाइनेंस वाला सेक्शन ऑल्सो. आगे बढ़ते हैं. दी हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. दीज आर सम इनिशिएटिव रिलेटेड टू फूड.
फूड इनिशिएटिव, नो ऑर्गेनिक वेस्ट एंड ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट, ठीक है। तो इफ आई जस्ट गो बैक, ठीक है, फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू यूएनईपी ने लॉन्च करा है। फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू, वॉट यू ट्राइंग टू डू, फूड वेस्ट को आप ऑब्वियसली रिड्यूस करना है, तो आपको क्या करना है, हाफ करना है। अगर फूड वेस्ट को हाफ कर दोगे तो मीथेन इमिशन भी आपको 7% तक कम करना है। दिस इज द टारगेट, वही होल पॉइंट है, ठीक है। फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू यूएनईपी लीड कर रहा है। क्या करोगे आप, फूड वेस्ट को हाफ करोगे और इससे क्या होगा, 7% रिडक्शन ऑफ मीथेन होगा, ये आपको याद रखना है। माराकेश पार्टनरशिप के अंदर लॉन्च हुआ है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से सपोर्ट कर दिया फंडिंग। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इन इट सेल्फ इज अ PYQ, अभी हम डिस्कस करेंगे इसे टुवर्ड्स लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल्सो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके हर चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। माराकेश पार्टनरशिप, हाफिंग ग्लोबल फूड वेस्ट, 7% रिडक्शन इन मीथेन इमिशंस, फंडेड बाय ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इसके बाद हम आते हैं नो ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट आपको कम करना है, तो बेसिकली 30% तक कम करना है। इससे क्या होगा, 30% इमिशंस आपके कम होंगे। ग्लोबल मीथेन हब ने लॉन्च करा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद रख सकते हो बिकॉज इसका एक्रोनिम सही बन रहा है। जो नाउ बन रहा है ना, यूपीएससी हैज़ अ हैबिट ऑफ आस्किंग दीज शॉर्ट फॉर्म्स। नाउ किसने करा है, ग्लोबल मीथेन हब ने। क्या चाह रहे हो, 30% मीथेन इमिशंस कम करना चाह रहे हो, ठीक है ना। ये हो गया आपका नाउ। इसके बाद हमारा आते हैं हार्वेस्ट वाला आपका जो इनिशिएटिव था, लेट मी जस्ट सी, पीछे रह गया शायद, या ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट कोएलिशन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें इंडिया मेंबर है, इंडिया जो है हमारा मेंबर है। ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट कोएलिशन, कार्बन कहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हो, बेसिकली जो सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट होता है ना, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन पे आप रिसर्च करोगे, बायोचार बनाओगे, इन्हेंस ट्रैक रॉक वेदरिंग पे आप रिसर्च करोगे। तो ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट कोएलिशन में ब्राज़ील भी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है और केन्या भी मेंबर है। इनके क्या मेंबर्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि आप रिसर्च करने वाले हो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन पे, बायोचार पे, इन्हेंस रॉक वेदरिंग पे। ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट अनदर इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज अ मेंबर। याद है TFF, याद है हमने TFF पढ़ा था शुरुआत में। TFF में इंडिया ऑब्जर्वर था, ठीक है। कौन सपोर्ट कर रहा था, वर्ल्ड बैंक आपका होस्ट कर रहा था, ट्रस्टी था, इंटरिम फंड सपोर्ट कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी, ये आपका हो गया, यहाँ पर नाउ हो गया है, फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू हो गया और ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट कोएलिशन हो गया है। These are some other areas that you can just see, you can just have a look and we'll move forward from there, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा उसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो ग्लोबल मुटीराओ अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट और बीट द हीट इम्प्लीमेंटेशन ड्राइव। UNEP का जो कूल कोएलिशन है ना, वो इन्वॉल्व है इसमें, ये आप याद रखोगे, ठीक है। बीट द हीट इम्प्लीमेंटेशन ड्राइव, इसमें क्या होता है, ग्लोबल कूलिंग प्लेज जो है कूल कोएलिशन की, ग्लोबल कूलिंग प्लेज कूल कोएलिशन की है, इसी के अंदर आपका एक बीट द हीट इम्प्लीमेंटेशन ड्राइव ग्लोबल मुटीराओ ग्लोबल कलेक्टिव एफर्ट अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट चल रहा है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। एक हमारा है पास ऑन मल्टीलेटरल गवर्नेंस, नो नीड टू रिमेंबर ज़्यादा, बस अब याद रखिए गवर्नेंस आप जो एरियाज का कर रहे हो, अपने हैबिटाट का कर रहे हो, तो UN हैबिटाट इज़ a person involved, a body involved. So pass on multilateral governance में, multi-level governance में UN habitat is there. Beat the heat drive में cool coalition is there, global cooling pledge भी इसमें involve हो रहा है। Now indigenous land tenure commitments में क्या बोल रहे हो, basically आप indigenous people को ownership दो land की, that is just it, governments involved है। Utilities for net zero alliance, तो एक net zero alliance है, उसके लिए यूटिलिटीज़ का जो बात हुई है वो UAE एडॉप्शन में आपका COP28 में हुआ था। 1 ट्रिलियन बाय 2030 का ऑब्जेक्टिव है। अब याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस ये याद रखिए, यूटिलिटीज़ फॉर नेट जीरो अलायंस, UAE डिक्लेरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। सुपर पोल्यूटेंट कंट्री एक्शन एक्सेलरेटर। अब सुपर पोल्यूटेंट क्या होता है, सुपर पोल्यूटेंट्स ये आपको याद रखना है कि सुपर पोल्यूटेंट्स क्या होता है। मीथेन इज़ अ सुपर पोल्यूटेंट, ब्लैक कार्बन इज़ अ सुपर पोल्यूटेंट, tropospheric ozone is a super pollutant, HFC is a super pollutant. You need to remember what is a super pollutant, ठीक है। what is a super pollutant? Climate and Clean Air Coalition
का ये प्रोग्राम है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन इन इटसेल्फ इज़ अ पीवाई की जो हम अभी देखेंगे। तो सुपर पोल्यूटेंट कंट्री एक्शन एक्सेलरेटर 3 साल का प्रोग्राम है, क्योंकि सुपर पोल्यूटेंट्स को एकदम से तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, 3 साल तो लगेंगे, तभी वो सुपर है। कौन से सुपर हैं भाई? मीथेन इज़ देयर, ब्लैक कार्बन इज़ देयर, HFCs आर देयर एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज़ देयर। क्लाइमेट क्लीन एयर कोएलिशन कर रहा है इसे कर रहा है क्लाइमेट क्लीन एयर कोएलिशन। जो आपका ये वाली प्लेज है, वेयर इज ग्लोबल कूलिंग पेज, वो आपको कर रहा है कूल कोएलिशन। क्लीन एयर कोएलिशन, कूल कोएलिशन को आप कंफ्यूज मत करिएगा। और ये आपका मल्टी लेवल गवर्नेंस कर रहा है आपका यूएन हैबिटेट। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर लीड आईटी पे। लीड आईटी आपका इंडिया स्वीडन का है, 2.0 चल रहा है, बस ये याद रखिए। इंडिया स्वीडन लॉन्च करा था, 2.0 चल रहा है। हमें क्या करना है, इंडस्ट्रीज़ को हमें क्या करना है, इमिशंस उनके नेट जीरो करने हैं, हाई एमिटिंग इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। नाउ विद दिस पर्टिकुलर थिंग वी हैव कंप्लीटेड COP30, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड COP30। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एक बार हम चाहो तो रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन की श्योरिटी आपकी हो गई है प्रीलिम्स 2026 में। एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हाई है यहाँ से, क्योंकि दिस हैज़ बीन द ट्रेंड, ठीक है, दिस हैज़ बीन द ट्रेंड। ऑलराइट, मूव करते हैं हम आगे, विच इज़ अबाउट NDCs, ग्रीन हाउस इमिशन टारगेट्स, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एंड ऑल इन ऑल। विल जस्ट सी देम एंड डू द PYQs रिगार्डिंग देम। NDCs की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया इज़ गोइंग टू रिवाइज देयर NDCs बाय दिसंबर। ये बोला था हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने, बट हुआ नहीं है, ठीक है, हुआ नहीं है। NDCs पे क्वेश्चन आ रखे हैं पहले भी। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था कि भाई व्हाट आर NDCs, ठीक है। द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड व्हाट आर NDCs। Intended nationally determined contributions sometimes seen in the news of context are of what? They are a plan of actions made by the countries to fight climate change। ये आपका PYQ है। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, अब एक बार सिंपल आ गया है तो अब अलग लेवल पे आ सकता है। तो बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमें हर 5 साल में NDCs अपडेट करने होते हैं। 2015 में हमने एक बार दिए थे, फिर 2022 में दिए थे। 2015 में क्या थे, 2022 में क्या थे, आपको याद रखना है। 2022 में हमें हमारी इमिशन इंटेंसिटी जो है वो 45% कम करनी थी। नॉन फॉसिल फ्यूल के एनर्जी जो हम जनरेट कर रहे हैं वो हमें 50% अचीव करनी थी। और कार्बन सिंक हमें 2.5 to 3 बिलियन वाला हमने सेम रखा था। 2.5 to 3 बिलियन कार्बन सिंक हमें करना है, टन ऑफ कार्बन सिंक। 50% नॉन फॉसिल फ्यूल पे जाना है और इमिशन इंटेंसिटी 45% से कम करनी है, ठीक है। इमिशन इंटेंसिटी 45% से कम करनी है। क्यूमुलेटिव जो नॉन फ्यूल फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है 50% पे जानी है। ये हमने अचीव कर ली है, ये हम टारगेट अचीव कर लेंगे आराम से। और कार्बन सिंक 2.5 to 3 बिलियन टन तक लाना है। इसके अलावा मोदी जी ने एक इंडिया पंचामृत भी लॉन्च करा था, ग्लासगो COP जो 26 हुई थी ना उसमें। तो उन्होंने बोला था कि 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे। कार्बन इमिशन हम 1 बिलियन टन तक कम करेंगे। कार्बन इंटेंसिटी हम 45% तक कम करेंगे। और नेट ज़ीरो 2070 तक करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाइल द वर्ल्ड इज गोइंग नेट जीरो बाय 2050, बाय चाइना इज गोइंग बाय 2060, इंडिया इज गोइंग बाय 2070, ठीक है। इंडिया इज गोइंग बाय 2070। 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन हम कम करेंगे। कार्बन इंटेंसिटी 45% कम करेंगे। मीट 50% रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी एंड 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। एक हमारा LCDC भी है जो UNFCCC के अंदर होता है, बट इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग अहेड, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन इंटेंसिटी टारगेट, ठीक है। ये रूल्स आए हैं। अगर अब ये रूल्स आए हैं तो किसी लॉ के अंदर ही आए होंगे, तो आपको ये सबसे अच्छा याद रखना है, सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आए हैं, ठीक है। इनका जो कंप्लायंस होगा वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर होगा। ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स हैं। क्या है ये जो टारगेट्स है ना, ये आपको याद रखना है कि ये लीगल है, लीगली बाइंडिंग है। ये टारगेट्स 4 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स को दिए गए हैं। अब वो सेक्टर्स वो नहीं है जो आप सोचोगे, एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कलाई एंड पल्प एंड पेपर पे हैं। ये जो स्टील, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड ऑल दीज पे जो हैं वो अलग टारगेट्स दिए गए हैं। दे वर ऑल्सो पब्लिश्ड सेपरेटली। अभी जो आए हैं वो 4 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स पे आए हैं, एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कलाई एंड पल्प एंड पेपर, ठीक है। ये टारगेट्स क्या हैं, लीगली बाइंडिंग, आपको ये याद रखना है, लीगली बाइंडिंग है, ये याद रखना है।
ये जो कार्बन आपकी गैसेस इमिशन इंटेंसिटी है टर्न्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे होती है, टर्न्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे हम उसको नापते हैं. हाउ डू यू कैलकुलेट देम? एज पर BEE मेथोडोलॉजी, एज पर BEE की मेथोडोलॉजी पे, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की मेथोडोलॉजी पे आप उसे वो करते हैं. आपको मीट करने हैं एनुअली आपके टारगेट्स कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंदर. कंपनसेशन अगर नहीं करोगे तो कंपनसेशन कौन इम्पोज करेगा? CPC भी इम्पोज करेगा, विच इज़ ट्वाइस द एवरेज प्राइस. और नॉन कंप्लायंस इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आ रहा है. ठीक है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसका लीगल कंप्लायंस आ रहा है. CPC भी आपके वो करेंगे कंपनसेशन इम्पोज. CCTS के अंदर आपको एनुअली मीट करना है, मेथोडोलॉजी है BEE की, और आपको पर यूनिट आपको कैलकुलेट होती है, लीगली बाइंडिंग है, ये याद रखिए अभी तक. अब आते हैं हम CCTS के बाद, जो स्टार्टिंग पार्ट है इसका, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस में इम्प्लीमेंट होता है? एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत. ठीक है ना, CCTS जो है मेरा वो हो रहा है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट. इसमें क्या होता है? CCTS जो आपको कार्बन क्रेडिट मिलता है ना, वो डायरेक्ट एमिशन कम करोगे तो भी मिलेगा, और इनडायरेक्ट एमिशन कम करोगे तो भी मिलेगा. ठीक है, डायरेक्ट एमिशन मतलब फ्यूल कंबशन प्रोसेस से, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से कम करोगे तो भी आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, और इनडायरेक्ट इमिशंस कम करोगे तो भी आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ कर रहे हो, हीट कंजम्पशन कम हो रहा है तो आपका. ठीक है, अब आप जब करते हो कार्बन इमिशंस कम तो आपको क्या मिलता है? कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स. ठीक है, आपको मिलता है कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स. अब इसको आप ट्रेड कर सकते हो. ठीक है, आप परचेज भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो. ठीक है, दिस इज देयर. अब एडमिनिस्टर कौन करता है? इसे BEE करता है, एडमिनिस्टर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. भाई किसको कितना कार्बन क्रेडिट मिलेगा. और कार्बन ट्रेडिंग को रेगुलेट कौन करता है? CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ट्रेडिंग को देखेगा, ये आपके कार्बन क्रेडिट्स को देने की देखेगा. ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों कवर होते हैं. अब अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन की बात करें तो आपके PT में ये एरिया इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा इमिशन बाय गैसेस, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड मीथेन, थर्ड नाइट्रस ऑक्साइड, ये आप याद रखोगे. CO2, फिर आपका मीथेन विच इज CH4, नथिंग बट CH4, देन आपका नाइट्रस ऑक्साइड. ओके, इंडस्ट्री वाइज देखोगे सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला सेक्टर इमिट कर रहा है, फिर एग्रीकल्चर इमिट कर रहा है, फिर इंडस्ट्रीज इमिट कर रही हैं. इंडस्ट्री वाइज एनर्जी वाले सबसे ज़्यादा, फिर एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एंड फिर आपका वेस्ट. ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे. दिस कैन कम एज अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन ऑल्सो. इसके अलावा हमारी अलग बहुत सारी अलग स्कीम्स रही हैं, पैड स्कीम रही हैं, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड. ठीक है, कुछ आपको स्टैंडर्ड्स होते थे, आपको अचीव करने होते थे. रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, इमिशन बेस्ड ट्रेडिंग, याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ये याद रखिए, 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2. अगर आपने 1 टन ऑफ CO2 कम करी है, रिड्यूस करी है, या फिर सीक्वेस्टर करी है, फिर अवॉइड करी है, तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा. ठीक है, दे ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट. अब ये लाइन क्यों लिखी है, इतनी वेग लाइन विजन IAS वालों ने? बिकॉज ये PYQ है गाइस, बिकॉज ये PYQ है. ये देखिए यहाँ पर, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट. उन्होंने वहीं की स्टेटमेंट उठाई है. ठीक है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. येस, तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि येस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, येस दे आर गोइंग टू ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट. बट ये लॉजिक नहीं है बिकॉज वाई दे आर इंपॉर्टेंट. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल बिकॉज ये इंडस्ट्रीज इनके कारण अपने आप एमिशंस कम करेंगी. इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर पैसे दे रहे हैं स्टेट को तो इसलिए वो बहुत इफेक्टिव है. वो इफेक्टिव इसलिए है कि वो अपने आप वो बंद कर रहे हैं, अपने कार्बन एमिशंस कम कर रहे हैं. तो इसका आंसर ये हो जाता है कि बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. अंडरस्टूड? चलिए आगे चलते हैं हम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो MOFCC ने कुछ इसके रूल्स या फिर न्यू मेथडोलॉजी दी है, घुसने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर. बट आपको ये याद रखना है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में चल रहा है. कार्बन क्रेडिट वाला कहाँ चल रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट में. ग्रीन क्रेडिट वाला कहाँ चल रहा है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत. ठीक है ना, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट. चलिए ठीक है ना. अब ये ग्रीन क्रेडिट क्यों मिलते हैं? आप एक स्पेसिफाइड एक्टिविटी करते हो जिससे पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है.
कौन सी स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ हैं भाई? ट्री को प्लांट कर दो, वाटर कंजर्वेशन कर दो, वाटर मैनेजमेंट कर दो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर दो, एयर पोल्यूशन कम कर दो, मैग्रोव को बचा लो, इको मार्क लेबल दे दो, सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाओ। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा ग्रीन क्रेडिट, ठीक है ना। ग्रीन क्रेडिट, ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, मैंग्रोव कंजर्वेशन, इको मार्क लेवल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बिल्डिंग्स के लिए मिल रहा है। ये पहले क्या होता था, ये ग्रीन क्रेडिट्स ट्रेडेड हो जाते थे। तो भाई इट वॉज बिकमिंग वेरी वेरी ईजी कि खरीद लो, इंस्टेड ऑफ कंजर्वेशन यू जस्ट बाय इट थ्रू अ करेंसी, ठीक है। दिस वॉज देयर। तो अब हमने क्या करा है, इनको नॉन ट्रेडेबल बना दिया है, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट्स हैव बीन मेड नॉन ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, बस एक्सचेंज कर सकते हो, कैन नॉट बी यूज। मतलब बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी से सब्सिडरी कंपनी में आप वो कर सकते हो उसको, बस नॉन ट्रेडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल हैं। ग्रीन क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब 5 साल हो गए आपको पेड़ को लगाए, ठीक है, और मिनिमम कैनोपी डेंसिटी उसकी 40% है, मतलब जो कैनोपी का एरिया अपॉन द टोटल एरिया इज मिनिमम 40%, तभी आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। एक ट्री पे एक क्रेडिट मिलेगा, और अब ये नॉन ट्रेडेबल हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये मिशन लाइफ के अंदर चलता है, मिशन लाइफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमने ऑलरेडी बात कर ली, जबकि यहाँ पर भी लिखा है, देखिए कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू चल रही है, ठीक है ना। अब इसके अलावा आपको कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। MOFCC, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और लाइफ मूवमेंट। अब आते हैं एक क्वेश्चन में, विच इज़ आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पिछले साल ही सवाल आया है आर्टिकल 6 पे, तो इस साल संभावना कम है, बट इवन दो इट इज़ देयर तो वी कैन डू इट। तो MOFCC के अंदर एक पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एक आर्टिकल 6 है बेसिकली, विच इज़ अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। इट इज़ अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस। तो इसके अंदर एक MOFCC ने नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई है, ठीक है। एक अथॉरिटी हमने डेजिग्नेट करी है हमारे पेरिस एग्रीमेंट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो बेसिकली जो नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है ना, वो बताएगी, इट विल टेल अस, ठीक है, कि जो इमिशन रिडक्शन ट्रेडिंग के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ आर अलाउड, ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज़ आर अलाउड इमिशन रिडक्शन ट्रेडिंग के लिए। जो आपको ट्रेडिंग करनी है आपको, उसमें जो आपको कौन सी एक्टिविटीज़ जो कार्बन इमिशन कम कर रही हैं वो अलाउड हैं। तो जैसे ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह, अल्टरनेट मटेरियल्स, ग्रीन अमोनिया, रिमूवल एक्टिविटीज़, कार्बन कैप्चर, ये सारी अलाउड हैं। ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हेड्स दी नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ये अथॉरिटी आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनी गई है, ये याद रखो आप। NDA, इट विल टेल अस व्हाट आर द एलिजिबल एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स। आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट को करने के लिए बनी हुई है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी गई है। सेक्रेटरी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का देखेंगे। अब आर्टिकल 6 क्या होता है, पिछले साल ही क्वेश्चन आया है। तो बेसिकली आपको मार्केट्स और कार्बन फाइनेंस के लिए रिलेटेड है, ठीक है। मार्केट्स आपके देखिए, मार्केट बेस्ड अप्रोच, नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। मार्केट बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि आप कार्बन क्रेडिट जनरेट करिए और उनको आप खुद ही अपनी कंट्रीज़ के इंडिविजुअल कोऑपरेशन पे आप ट्रेड कर लीजिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, इंटरनेशनल ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम्स, ठीक है। एक सेंट्रलाइज्ड एक ग्लोबल कार्बन मार्केट अगर आप बनाओगे तो वो हो जाता है 6.4 में डील। सिंपल डिसेंट्रलाइज 6.2 में डील होगा। एक प्रॉपर मार्केट बेस्ड अप्रोच ग्लोबल कार्बन मार्केट में 6.4 में डील होगा। और 6.8 में आता है नॉन मार्केट अप्रोचेस, कि भाई हमें ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी है, हमें फोकस करना है मिटिगेशन और अडेप्टेशन पे। अब इसके क्वेश्चंस दिखाता हूँ मैं आपको, फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। कि देखो जो कार्बन क्रेडिट का ओरिजिन का हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये जो 6.4 आया था इट सक्सीडेड, मतलब पहले क्योटो प्रोटोकॉल का क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हुआ करता था, अब ये आर्टिकल 6.4 में ग्लोबल कार्बन मार्केट आने लगा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन ट्रेडिंग कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। CO2 के लिए जो UNFCCC ने ट्रेडिंग मैकेनिज्म लाया है, ठीक है, मार्केट ड्रिवन ट्रेडिंग मैकेनिज्म लाया है UNFCCC ने, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। जो हमने बात करी ना क्योटो प्रोटोकॉल में, जो कार्बन क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन आया है हमारा, सी दिस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल, 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये पुराना है, ये जो चीज़ है जो हम आर्टिकल 6 अभी पढ़ रहे हैं नया है। क्योटो प्रोटोकॉल में सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ पे ऑब्लिगेशन थी, ठीक है, जो Annex 1 कंट्रीज़ बोलते हैं। पेरिस एग्रीमेंट में सारी कंट्रीज़ पर ये ऑब्लिगेशंस हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में जो थे वो थे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो हमने अभी बात करी, और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। यहाँ पर हमने अभी बात करी है मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म और नॉन मार्केट
मैकेनिज्म्स में। इसमें आप ओल्डर क्रेडिट यूज़ कर सकते थे, इसमें आप ओल्डर क्रेडिट्स यूज़ नहीं कर सकते। चलिए, वेल एंड गुड, मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगेन वेरी सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। सी, आपको सिर्फ याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन लेयर, ओजोन होल हो रहा था हमारे इधर पर, तो हमने उसको, दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल प्रोटोकॉल, तो उसके लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाए थे, ठीक है। इसका आपको मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूँ कि भाई वियना कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ था, उसके बाद किगाली अग्रीमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ था, और बस इतना ही जान लेंगे तो हमारा ओजोन वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या है देखते हैं। MOP 37 वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली, याद करने की ज़रूरत नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं भाई। इट इज़ लीगली बाइंडिंग, ठीक है। व्हाट इज़ लीगली बाइंडिंग? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी हमने एक और चीज़ पढ़ी विच इज़ लीगली बाइंडिंग, जो हमने बात करी थी, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रूल आए थे ना, इंटेंसिटी वाले रूल्स, वो भी लीगली बाइंडिंग थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी लीगली बाइंडिंग है। क्या कम करना चाह रहे हो? एलिमिनेट द प्रोडक्शन ऑफ एंड यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। आपको याद रखना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं? CFCs, हेलॉन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन्स। HBFCs, CFCs, हेलॉन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये भाई वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था, उसके बाद 1987 में उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। ये 1985, 1987, इसके बाद 2016 में हमने किगाली एग्रीमेंट भी लाए थे, किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो हुआ ये था कि हम इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए हमने HFCs से रिप्लेस करा था। अब HFCs ओजोन डिप्लीटिंग तो नहीं थे, दे वर नॉट ओजोन डिप्लीटिंग, बट दे आर नॉन ओजोन डिप्लीटिंग, बट दे वर ग्रीन हाउस गैसेस, बहुत ज़्यादा, बहुत 3790 टाइम्स मच ओवर CO2। दे वार्म द प्लानट। वेरी पावरफुल पॉल्यूटेंट्स थे ये, वेरी पावरफुल, यार यूज इन कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन। तो इन्हें फेज आउट करने के लिए हमने फिर किगाली एग्रीमेंट करा था, आपको ये याद रखना है। देन देयर इज़ नथिंग टू रिमेंबर यार, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़्यादा आएगा नहीं। इसके बाद हम आते हैं नेट जीरो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल शिपिंग। भाई ग्लोबल शिपिंग में आपको याद रखना है कि IMO का रूल रहेगा, ठीक है। IMO इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज शिपिंग, एज फार एज द ओशन इज़ कंसर्न। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, पहले आगे दिखा देता हूँ कि IMO की अगर मैं रूल देखता हूँ ना, तो एक होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग, एक होता है पोल्यूशन ऑफ शिप। उनको सेफ और सिक्योर रखना शिपिंग, जो आपकी शिप्स हैं, और उनका पोल्यूशन कम करना, ये दो रोल होते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए सोलास इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। पोल्यूशन के लिए मार्पोल इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। सोलास इज़ फॉर सेफ्टी, मार्पोल इज़ फॉर पोल्यूशन, एंड सेफ रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। शिप्स जब मतलब उनकी द एंड ऑफ लाइफ कम्स ऑफ द शिप एंड व्हेन दे आर नॉट प्रॉपर्ली रिसाइकल्ड, दे ऑल्सो रैक हवॉक इन द एनवायरनमेंट ना। तो रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स के लिए हांगकॉन्ग कन्वेंशन यूज होता है। तो सोलास फॉर सेफ्टी, मार्पोल फॉर पोल्यूशन, एंड हांगकॉन्ग फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पोल्यूशन बाय शिप्स, ये हमारा IMO कन्वेंशन की बात है, ठीक है, ठीक है। अब IMO के बाद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि नेट जीरो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल शिपिंग आया है, तो कौन इंप्लीमेंट करेगा? IMO, ठीक है। अब नेट जीरो पोल्यूशन करना चाह रहे हो, किसके अंदर इंप्लीमेंट होगा? मार्पोल के अंदर। पोल्यूशन वाला तो मार्पोल है ना, सेफ्टी वाला सोलास है, और हांगकॉन्ग कन्वेंशन रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स के लिए है। चलिए, तो क्या चाह रहे हो आप? नेट जीरो इमिशन कब तक चाह रहे हो? क्लोज टू 2050, जो हमारा UNFCCC की मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ का जो गोल है, हमारे इंडिया का तो 2070 है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ का जो गोल है 2050 का, हमारा है 2070, चाइना का है 2060। तो इसके पास तक आपको ग्लोबल शिपिंग भी नेट जीरो करनी है। आज की स्थिति में 3% एमिट करते हैं ग्लोबल शिपिंग, ठीक है। ये जो है फ्रेमवर्क, ये मैंडेटरी हो जाएगा सारी शिप्स के लिए नहीं, ओवर 5000 ग्रॉस टनेज वाली शिप्स के लिए, जिनका वेट ओवर 5000 ग्रॉस टनेज है, उनके लिए इंप्लीमेंट होगा ये। सारी फिशेस सबके लिए नहीं है, ऑल के लिए नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप एक्सीड कर जाओगे टारगेट, तो आपको परचेज करना पड़ेगा रिमीडियल यूनिट्स। अगर मीट कर जाओगे, कम कर लोगे, तो आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो दिखा देता हूँ पहले आपको मैं, ठीक है। क्वेश्चन है, सॉरी, सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज लीड टू कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन कौन सी एक्टिविटीज देंगी?
अब देखिए, इफ यू इंक्रीज द अल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम, सो व्हाट हैपेंस, देयर कैपेसिटी टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, ठीक है. कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इनटू द वेरियस माइंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. दिस विल ऑल्सो हेल्प, ठीक है. अगर आप बासाल्टिक रॉक फार्मलैंड्स पे स्प्रेड कर देते हो तो कार्बन कैप्चर एबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल. तो ऑल थ्री आर द आंसर. अब देखते हैं मैकेनिज्म कैसे, क्यों, ऑल थ्री, ठीक है. कार्बन कैप्चर पे तो आप सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो कार्बन कैप्चर की जो गाइडलाइंस है ना कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन की, ये DST ने प्रिपेयर करी है. किसने? MOFCC पे मत जाना आप, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री पे मत जाना, साइंस मिनिस्ट्री पे जाओ. कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो DST ने प्रिपेयर करी है, DST ने प्रिपेयर करी है. ये याद रखने का, क्योंकि यहाँ पर गलत हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है. कार्बन कैप्चर आप डायरेक्ट कर सकते हो फ्रॉम इंडस्ट्रीज, बायोमास पावर प्लांट्स, ठीक है. और आप डायरेक्ट एयर कैप्चर भी कर सकते हो कि भाई एयर ही कैप्चर कर ली. तो वेरियस पाथवेज आर देयर. बेसिकली आपको एटमॉस्फेयर से कार्बन हटाना है, ठीक है. तो these are there, these mechanisms you need to remember them by name, ठीक है. इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी में यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब ज़मीन के नीचे ऑयल है, ऊपर से मैं पंप करूँगा CO2, तो ये प्रेशर से ऑयल बाहर आ जाएगा. इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी, ठीक है. फूड एंड हेल्थ केयर, तो CO2, प्योर CO2 को यूज़ करोगे सो दैट फूड प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को दे आर इम्यून टू इन्फेक्शंस एंड ऑल ना, इम्प्योर नहीं हो रहे हैं फूड एंड हेल्थ केयर में. इंडस्ट्रियल यूजेस भी हो सकते हैं भाई. जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इट इज़ यूज एज सॉल्वेंट, हीट ट्रांसफर फ्लूइड, वेल्डिंग गैस. मिनरल कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड सीमेंट में भी यूज़ हो सकते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स प्रोड्यूस करोगे तो. इट इज़ कन्वर्टेड टू मिथनॉल, मिथनॉल कन्वर्जन में यूज़ होता है. अब ये आपको याद रखना है, विच इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस फिशर ट्रोपिश सिंथेसिस, ठीक है. यूरिया प्रोडक्शन में यूज़ होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल कन्वर्जन्स में यूज़ हो सकता है. दीज आर द यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओशन बेस्ड CCUS, तो ये हमने लैंड बेस्ड CCUS पढ़ा था. अब ये ओशन बेस्ड CCUS पढ़ लो कि भाई ओशन फर्टिलाइजेशन कर दोगे अगर आप, ओशन में न्यूट्रिएंट्स डाल दोगे, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, तो उससे क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ जाएंगे. फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ जाएंगे तो ओशंस और कार्बन कैप्चर करेंगे, ठीक है. एक होता है ओशन एल्कलिनिटी एनहांसमेंट, भाई मिनरल्स डाल दो, लाइम डाल दो, जो अभी क्वेश्चन था ना हमारा, आपने PY को देखा था, अगर लाइम ऐड कर दोगे या फिर रॉक वेदरिंग कर दोगे आर्टिफिशियल, तो अगेन कार्बन कैप्चर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी. तो ओशन एल्कलिनिटी एनहांसमेंट एंड ओशन फर्टिलाइजेशन आर द टू प्रोसेसेस. एंड एक नेचुरल प्रोसेस है, मैंग्रोव लगा दोगे तो ब्लू कार्बन का सिंक बन जाते हैं. ब्लू कार्बन इन इटसेल्फ विच इज़ अ कार्बन सीक्वेस्टर्ड बाय मैंग्रोव, ये एक PYQ है, इतना ही याद रखना है, वो PYQ सॉल्व हो जाएगा. अब बात करते हैं मीथेन. मीथेन एमिशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स 2026 के लिए. मीथेन इज़ द फेवरेट गैस ऑफ UPSC. मीथेन इज़ द फेवरेट गैस ऑफ UPSC. मैं क्यों बोल रहा हूँ ये देखिए यहाँ पर, ठीक है. मीथेन पे क्वेश्चन 17 में, 19 में, 22 में, 19 में एक और क्वेश्चन, ठीक है. 22 में एक और क्वेश्चन, 2010 में एक और क्वेश्चन. मीथेन इज़ द फेवरेट गैस फॉर UPSC. तो मीथेन एमिशंस के बारे में हम प्रॉपरली बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं क्या हुआ है. ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट रिलीज़ हुई है. क्या हुई है? ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट. किसने रिलीज़ करी है? UNEP ने रिलीज़ करी है विथ क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, ठीक है. क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन ने UNEP के साथ ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट करी है. अब क्या बोल रहे हो? डबल हो गया है भाई कॉन्सेंट्रेशन. मीथेन कॉन्सेंट्रेशन डबल्ड, मोर देन डबल्ड. ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट बोल रही है UNEP क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन बता के. अब ये पहले पढ़ लो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन क्या है, बिकॉज ये PYQ है. UNEP ने फाउंड करा है. वॉलंटरी पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट भी है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, NGOs भी हैं. किनको टारगेट करती है? टारगेट करती है शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स को. मीथेन जो आपका हो जाएगा, ब्लैक कार्बन हो जाएगा, HFCs हो जाएंगे, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन्स हो जाएंगे. इनके बारे में हमने अभी इनको क्या बोला था? सुपर पॉल्यूटेंट्स बोला था ना, सुपर पॉल्यूटेंट्स बोला था इन्हें. मीथेन, ब्लैक कार्बन, HFCs एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन्स. ये गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट बॉडीज, NGOs सब कुछ हैं. UNEP के अंदर फाउंड हुआ था. किसकी बात कर रहे हैं हम? CCAC की बात कर रहे हैं. अब PYQ अगर मैं आपको दिखाऊं, CCAC रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट इज़ अ यूनिक इनिशिएटिव बाय G20. भाई G20 का है ही नहीं, है UNEP का है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई. द CCAC फोकसेज ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. येस इट डस. तो आंसर हो जाएगा B,
ठीक है, बी हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। मीथेन के बारे में अगर हम बात करें, सेकंड बिगेस्ट है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि भाई CO2 के बाद मीथेन और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, 1/3 ऑफ वार्मिंग कौन करता है? मीथेन ही करता है। 80 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2 है। 60% ह्यूमन एक्टिविटीज़ से निकलता है, ये याद रखिएगा। 40% नेचुरल है, 60% ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया इज़ दी थर्ड लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा है चाइना, उसके बाद है USA, फिर है आपका इंडिया। इंडिया इज़ दी थर्ड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ मीथेन। सबसे पहले चाइना, दूसरा यूनाइटेड स्टेट। 60% ह्यूमन एक्टिविटीज़, 80 टाइम्स मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड बिगेस्ट ड्राइवर। CCSA की बात हमने कर ली। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन में क्या बात कर रहे हैं? नेपाल का याला ग्लेशियर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज फ्रॉम विच कंट्री? नेपाल। ऐसे क्वेश्चन आएगा, याला ग्लेशियर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इन फ्रॉम विच कंट्री? नेपाल। क्या हुआ है न्यूज़ में? 66% श्रिंक हो गया है। ठीक है, ग्लेशियर श्रिंक होते हैं तो नियरली 2 सेंटीमीटर ग्लोबल सी लेवल राइज होने का संभावना है। ग्लेशियर्स के अंदर 3/4 75% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर है। इससे क्या होता है? ग्लेशियर लीक, आउटबर्स्ट, फ्लड्स भी हो सकते हैं। नथिंग मस्ट रिमेंबर देयर। ग्लेशियर्स की कंजर्वेशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, अब ये याद रख सकते हो। 2025 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर है। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर है 2025। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनेस्को और WMO ने कराई थी ग्लेशियर्स के लिए, बस इतना याद रखो और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। डिकेड चल रही है 25 से 2034 में। ठीक है, 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हमारी इंडिया की आइस क्रंच है। ठीक है, आइस क्रंच के बारे में हम इंडिया स्विट्जरलैंड की स्टडी कर रहे हैं ग्लेशियर्स को प्रिजर्व करने के लिए। और एक इंडियाज़ फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन नाथा टॉप, जम्मू एंड कश्मीर। सो नाथा टॉप रिसेंटली सीन इन न्यूज़। क्या हुआ है यहाँ पर? इंडियाज़ फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन यहाँ पर डेवलप हुआ है। ठीक है, क्या करेगा ये WMO का रिसर्च जो हो रहा है, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच प्रोग्राम से एफिलिएटेड रहेगा। यहाँ पर इसके अंडर रिसर्च करेगा। WMO का ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच के अंदर जो प्रोग्राम है उसमें एफिलिएटेड रहेगा। कहाँ पर है? नाथा टॉप, जम्मू एंड कश्मीर में। क्या है? फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन है इंडिया का। और आइस क्रंच हमारा स्विट्जरलैंड के साथ हम कर रहे हैं। फिर आते हैं हम अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। तो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आपको मैं बता दूं, मैत्री 2 लॉन्च हो रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं, ये कुछ हमारे स्टेशन जो हैं, रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में हैं, कुछ स्टेशन हमारे आर्कटिक में हैं। आर्कटिक में एक ही स्टेशन है जिसका नाम है हिमाद्री। एंटार्क्टिक में बहुत सारे स्टेशन हैं, एक है मैत्री, एक है भारती, एक है दक्षिण गंगोत्री। देखो, दक्षिण गंगोत्री फर्स्ट था तो इसे हमने अभी बंद कर दिया है। भारती चल रहा है, मैत्री चल रहा है, और हम मैत्री 2 ला रहे हैं। ठीक है, मैत्री 2 ला रहे हैं एंटार्क्टिक में। तो ये हमारा 4th हो गया, बस इतना याद रखिए। एक है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, इंटीग्रिटी मैटर्स चेकलिस्ट ने लॉन्च करा है। नॉन प्रॉफिट है ये इंटीग्रिटी मैटर्स चेकलिस्ट। आप क्या ऑब्जेक्टिव है? जो इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस इम्पैक्ट आपके जो हैं उसको आप रिपोर्ट करोगे। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव इंटीग्रिटी मैटर्स चेकलिस्ट कर रहा है। इंटीग्रिटी मैटर्स चेकलिस्ट एक नॉन प्रॉफिट है। ESG को आपको इम्पैक्ट करना है। जो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस थी, ये हमने बंद कर दी गई है। इट हैज़ बीन डिसॉल्व्ड। ठीक है, UAE कंसेंसस जो आपका COP28 UAE में हुआ था, वो फर्स्ट एवर ग्लोबल स्टॉक टेक था। इसका गोल क्या था कि आई वांट टू ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी एंड डबल दी एनर्जी एफिशिएंसी। ये याद रखिएगा। UAE कंसेंसस इस बार की COP का नहीं है, COP 2028 का है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी एंड डबल एनर्जी एफिशिएंसी। 3x करना है रिन्यूएबल एनर्जी को और डबल करना है एनर्जी एफिशिएंसी को। ये याद रखिएगा। UAE कंसेंसस COP 28 का था। 1.5 वाला ठीक है, नेट जीरो 2050 ठीक है। अमेजोन फेस करो भाई। अमेजोन फॉरेस्ट हैं। अमेजोन फॉरेस्ट में CO2 लेवल बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो साइंटिस्ट क्या चाह रहे हैं? हम सिमुलेट करेंगे कि भाई CO2 टेम्परेचर राइजिंग टेम्परेचर राइजिंग ह्यूमिडिटी से क्या इम्पैक्ट करने वाला है। हाउ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर गोइंग टू अडॉप्ट टू देम। अमेजोन फेस करो, साइंटिस्ट आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, simulate and assess how tropical forests are going to react to CO2 temperature and humidity। continuous monitoring होगी। ठीक है, नासाज ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी, ये भी हम शट डाउन करने वाले हैं, बस ये याद रखना। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप याद रखोगे तो इट विल बी वेरी गुड। व्हाट आर द फैक्ट्स? कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट एमिट मोर CO2 देन इट ऑब्जर्व्स। हमने लेक्चर स्टार्ट करा था, लेक्चर के स्टार्ट में बोल रहे थे कि भाई दे आर द लंग्स ऑफ द अर्थ। देखो क्या बोल रही है नासा की कार्बन ऑब्जर्वेटरी कि दे एमिट मोर CO2 देन इट ऑब्जर्व्स। और जो बोरियल फॉरेस्ट हैं
कनाडा रशिया मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट के, दे ऑब्जॉर्व मोर, ठीक है, दे ऑब्जॉर्व मोर CO2 देन दे एमिट. तो बोरियल फॉरेस्ट ऑब्जॉर्व मोर CO2 देन दे एमिट एंड कार्बन अमेजोन रेन फॉरेस्ट एमिट मोर CO2 देन दे ऑब्जॉर्व. कुछ पॉइंट्स हैं क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट कि भाई ये है लिमिट, अगर इस लिमिट को क्रॉस कर दिया तो इससे वापस नहीं आ पाओगे, इसके बाद डिग्रेडेशन इन्वायरमेंट का होता रहेगा. दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है. टिपिंग पॉइंट बोलते हैं क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट. तो न्यूज़ में क्या है कि भाई कोरल रीफ्स जो हैं, वार्म वाटर की कोरल रीफ्स, इन्होंने थर्मल टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर लिया है. अब इन्होंने टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर लिया है, तो अब ये चेंज जो होगा ना वो इरिवर्सिबल होगा, ठीक है ना. एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें बढ़ती जाएंगी. चेंज इज इरिवर्सिबल बियॉन्ड द टिपिंग पॉइंट, ठीक है. टिपिंग पॉइंट्स इंटरलिंक्ड होते हैं कि भाई अगर एक चीज़ मान लीजिए मैंग्रोव जो कोरल रीफ्स हैं वो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना चालू करी, तो फिर इवेंचुअली ग्लेशियर्स पे इम्पैक्ट होगा उनका, बिकॉज CO2 इन द एटमॉस्फेयर विल बी मोर इन ऑल, ठीक है. तो टिपिंग पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय IPCC आर देयर. रेन फॉरेस्ट है एक टिपिंग पॉइंट, परमाफ्रॉस्ट कोलैप्स है, AMOC जो आपका अटलांटिक ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC स्लो डाउन है, बोरियल फॉरेस्ट शिफ्ट है, ग्रीनलैंड अंटार्कटिक आइस शिफ्ट है, ये सारे टिपिंग पॉइंट्स पे हैं. टिपिंग पॉइंट क्या होता है ये याद रखिए, कोरल रीफ्स ने टिपिंग पॉइंट क्रॉस करा है. आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन मतलब आर्कटिक वार्म्स मोर क्विकली देन द रेस्ट ऑफ द अर्थ. आर्कटिक में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एम्पलीफाइड है, ठीक है. आर्कटिक इज वार्मिंग मोर देन द रेस्ट ऑफ द अर्थ, मोर क्विकली देन द रेस्ट ऑफ द अर्थ. जैसे देखो क्या हुआ है न्यूज़ में कि स्वालबार्ड जो है, जहाँ पर हमारा जो सीड बैंक भी है जो आर्कटिक में है, वहाँ पर एक्सेप्शनली हाई एयर टेम्परेचर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ था. अब ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्यों होता है, वाई, ठीक है. एक होता है अल्बीडो. भाई आइस मेल्ट अगर होती है तो रिफ्लेक्शन कम हो जाता है, रिफ्लेक्शन कम हो जाता है तो हीट बढ़ जाती है. रिड्यूस अल्बीडो इज वन रीज़न. एक है लैप्स रेट फीडबैक. लैप्स रेट फीडबैक मतलब क्या कि ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं ना वो सरफेस के पास ज़्यादा आ जाती हैं, वार्म गैसेज ऊपर सरफेस के पास आ जाती हैं, ठीक है. ग्रीन हाउस गैसेज मोर प्रोनाउंस नियर द सरफेस अनलाइक इन ट्रॉपिक्स. सो इसमें प्रॉब्लम होती है. वाटर वेपर ट्रिपल इफेक्ट. भाई क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो कंडेंसेशन होगा तो हीट रिलीज होगी, ठीक है. तो वाटर वेपर ट्रिपल इफेक्ट इज देयर एंड एटमॉस्फेरिक हीट ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द ट्रॉपिक्स से जो हीट जा रही है. ये 4 रीज़न है: अल्बीडो, लैप्स रेट फीडबैक, वाटर वेपर ट्रिपल इफेक्ट एंड एटमॉस्फेरिक हीट ट्रांसपोर्ट. दीज आर कॉजिंग आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन. प्लानिटरी बाउंड्रीज याद रखिए, 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज हैं. प्लानिटरी बाउंड्री मतलब ह्यूमन लिमिट्स. इन बाउंड्रीज के अंदर ही ह्यूमन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है. किसने रिलीज करा है? पिक, प्लानिटरी हेल्थ चेक 2025 पिक ने रिलीज करा है, विच इज पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च. पिक ने PHC रिलीज करा है, विच इज नथिंग बट पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च. प्लानिटरी बाउंड्रीज के बारे में बता रहा है. प्लानिटरी बाउंड्रीज क्या होती है? सेफ ऑपरेटिंग स्पेसिस. सेफ ऑपरेटिंग स्पेसिस इन द सेंस कि ह्यूमैनिटीज इसी के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है. तो 9 है, ये आपके सामने है. क्लाइमेट चेंज, फ्रेश वाटर, ओशन एसिडिफिकेशन, चेंज इन बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, मॉडिफिकेशन ऑफ बायोजियोलॉजिकल फ्लोज, लैंड सिस्टम चेंज, इंट्रोडक्शन ऑफ नोवल एंटिटीज़. ये सारी हमने प्लानिटरी बाउंड्रीज क्रॉस कर चुके हैं. हम सिर्फ 2 बची हैं अभी. एक है हमारी ओजोन ठीक चल रही है अभी, और एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग ठीक है अभी. ये दोनों ठीक हैं अभी हमारी. इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन ये ठीक है. बाकी क्लाइमेट चेंज, फ्रेश वाटर चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन, बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, लैंड सिस्टम, नोवल एंटिटीज़, बायोजियोकेमिकल फ्लोज, हमने सबको क्रॉस कर लिया है, ठीक है. ये हो गया प्लानिटरी बाउंड्रीज से रिलेटेड, ठीक है. अब आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़ के बारे में, ठीक है. बस 5 मिनट का और बचा है. ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़ के बारे में बात करें, पहले हम उनके क्वेश्चंस देख लेते हैं. ओके, ठीक है. क्वेश्चंस आई हैव नॉट पुट इन बट यू कैन जस्ट असेस इट फ्रॉम हियर. UNEP की अगर हम बात करें, UNEP was made in 1972, ठीक है. 1972 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है. रियो में क्या बना था? UNFCCC, UNCBD, UNCCC. यहाँ पर ये UNEP कब बना है? 1972 में बना है. इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से फंड होता है, ठीक है. सेक्रेटरीट होस्ट करता है IPBES का और IPCC का, ठीक है. IPCC का जो सेक्रेटरीट है वो UNEP WMO मिलके होस्ट करते हैं, और IPBES का सेक्रेटरीट UNEP होस्ट करता है. अब UNEP इंपॉर्टेंट क्यों है ना, बिकॉज UNEP के अंदर बहुत सारे अग्रीमेंट हुए हैं,
ठीक है, साइट्स हुआ है, कन्वेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज रिलेटेड, बोनचार कन्वेंशन है, बोनाचार कन्वेंशन इज ऑल्सो देयर विच इज अबाउट माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है, माइग्रेटरी स्पीसीज। वियना कन्वेंशन ओजोन वाला 1985 में, बेसल कन्वेंशन 1989 वाला हजार्डस वेस्ट के लिए, सीबीडी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, रॉटरडैम कन्वेंशन हजार्डस जो वेस्ट है इसके लिए प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, बेसिकली आप कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो पहले आप उनको इन्फॉर्म करो। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एंड मीनामाटा कन्वेंशन 2013, ये सारे एग्रीमेंट्स, ये सारे कन्वेंशंस यूएनईपी के अंदर हुए हैं, इसलिए यूएनईपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मैं देखो पहले ऑर्गेनाइज करके बताता हूँ इनको। वेस्ट से रिलेटेड दो हैं, बेसल कन्वेंशन मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, रॉटरडैम कन्वेंशन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ हजार्डस एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स इंटरनेशनल ट्रेड। बेसल और रॉटरडैम ये वेस्ट से रिलेटेड है, इसमें पीआईसी है, इसमें सिंपल हजार्डस वेस्ट का है। एनिमल्स रिलेटेड साइट्स है, सीएमएस है, सीबीडी है, ठीक है, दीज आर रिलेटेड टू एनिमल्स। ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, माइग्रेटरी स्पीसीज, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। एयर पोल्यूशन से रिलेटेड ओजोन वाला है आपका वियना कन्वेंशन, और स्टॉकहोम कन्वेंशन है आपका पीओपी रिलेटेड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से, और मरकरी पे मिनामाटा कन्वेंशन है। ये सारी रिपोर्ट्स निकालते हैं। आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट दो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा याद रखनी है। अंडर कूल कोएलिशन जो आपका कूल क्लाइमेट प्लेज जो है ना, उसके अंदर कूल कोएलिशन के अंदर ग्लोबल कूलिंग वॉच एक रिपोर्ट आती है, एंड आई ऑन मिथेन वाली, मिथेन इज़ अ फेवरेट टॉपिक, मैंने आपको अभी बताया। तो यूएनईपी का जो आईई में वो है, इंटरनेशनल मिथेन इमिशंस ऑब्जर्वेटरी IMEO, एंड आई ऑन मिथेन ये रखता है, ये दोनों आपको याद रखनी है। इसके बाद एक एमिशन गैप रिपोर्ट, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ये रिपोर्ट्स हैं, दिस कैन बी आस्क्ड UNEP की, ठीक है। गैप, एमिशन गैप, अडेप्टेशन गैप, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, आई ऑन मिथेन, IMEO और ग्लोबल कूलिंग वॉच, अंडर कूल कोएलिशन। और स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट, ट्रिपल करनी है इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहा है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट, ट्रिपल इन्वेस्टमेंट्स आर नीडेड। मूविंग ऑन, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी किसको हेल्प करेगी, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। कब इस्टेब्लिश हुई है, रियो अर्थ समिट में, ठीक है ना। कौन से कन्वेंशन को फंड कर रही है, UNFCCC को फंड कर रही है, CBD को फंड कर रही है, UNCCD को फंड कर रही है। भाई देखो, जो रियो में 3 कन्वेंशन बने थे ना UN के, FCCC, CBD, CCD, तीनों को फंड कर रही है ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। और मीनामाटा कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन को भी फंड कर रही है, ठीक है ना। रियो अर्थ समिट में बनी है 1992 में, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करने वाली है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है। क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करेगी 1992। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। WMO की बात करें, इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, मीटेरोलॉजी में भी चाहिए, हाइड्रोलॉजी में भी चाहिए, क्लाइमेटोलॉजी में भी चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, याद रखना, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, मेघायान 25, क्या बात कर रहे हैं, मेघायान 25 इंडियन नेवी का उन्होंने कोमोमरेट करा है WMA का 25th एनिवर्सरी को। और एक ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच जो हमने उसके बारे दो बार बात कर चुके हैं हमारे लेक्चर में, प्लीज़ याद करिए कब बात करी हमने इसके बारे में। ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच WMO का, ये दो इनिशिएटिव न्यूज़ में है। क्या रिलीज़ करते हैं ये लोग, क्या रिलीज़ करते हैं, देखो, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। आपने अभी जो बात करी थी UNEP में, अडेप्टेशन गैप, इमिशन गैप, तो वहाँ पर गैप था। यहाँ पर क्या है, स्टेट है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। फिर बुलेटिन्स लॉन्च करी है उसने, इन्फॉर्मेशन यहाँ देते हैं, एयर क्वालिटी बुलेटिन, एयरबॉर्न डस्ट बुलेटिन, ओजोन बुलेटिन, और मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम पे है। तो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन भी, बुलेटिन कौन रिलीज कर रहा है, WMO। स्टेट वाली रिपोर्ट्स कौन बता रहा है, WMO, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। बुलेटिन 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 बुलेटिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बस यहाँ पर रिपोर्ट और याद रखना है किसने निकाला है, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक ने निकाली है, ठीक है ना। कार्बन प्राइसिंग की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने निकाली, ना यहाँ पर स्टेट है, ना यहाँ पर बुलेटिन है, यहाँ पर एमिशन गैप है। कार्बन प्राइसिंग, प्राइस से याद आया बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, ये आप याद रखो। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, WEF। इंडिया की रैंक ड्रॉप हुई है तो शायद पूछेंगे नहीं,
क्योंकि इंडिया की रैंक ड्रॉप हुई है इसलिए पूछेंगे नहीं, बट WEF निकालता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स WEF निकालता है, ठीक है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच, ठीक है। इंडिया के ऊपर बहुत क्लाइमेट रिस्क है तो हम 15th रैंक करते हैं 2024 में, और ओवरऑल देखो तो 9th रैंक करते हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच निकालता है, इंडिया पे बहुत रिस्क है तो इंडिया रैंक 15th और 9th रैंक करता है CRI में। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कि भाई जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये 3 जो बना रहे हैं कि भाई आप परफॉर्म कैसा कर रहे हो क्लाइमेट चेंज से आप निपटने के लिए। तो नो कंट्रीज इन टॉप 3, कोई टॉप 3 कंट्री नहीं है, कोई 1 2 3 बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, 4th से रैंक स्टार्ट करते हैं, दिस इज सिम्बॉलिक। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में नो 3 कंट्रीज आर इन द टॉप, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है। पहले इंडिया जो है ना, पहले गुड कैटेगरी में था, हाई परफॉर्मर था, क्लाइमेट चेंज के लिए हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पहले, अब वापस मीडियम में आ गए, ठीक है, मीडियम में आ गए। तो इंडिया की रैंक यहाँ पर भी ड्रॉप हुई है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी हमारा ड्रॉप हुआ है, मीडियम कैटेगरी में आ गए। हम देखते हैं कि हम इमिशंस कितने कम कर रहे हैं, हमारी क्लाइमेट पॉलिसी कितनी सही है, एनर्जी यूज़ कितना सही है, रिन्यूएबल एनर्जी का कितना यूज़ करते हैं। 4 क्राइटेरिया हैं हमारे क्लाइमेट अडाप्टेशन पर फोकस करने के लिए, 4 क्राइटेरिया हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, क्लाइमेट पॉलिसी एंड एनर्जी यूज़, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, with respect to the climate change PD365 of environment. This is highly important. आप 2 सवाल यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है, UPSC विद निखिल परियार। यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर फाइल, क्योंकि जो आपके COP वाले हमने डिस्कस करा है आप यहीं पर नोट कर लीजिएगा, COP के इनिशिएटिव्स। You can note down extra things related to them here only, and you can download the highlighted PDF also if you want. Thank you so much. I'll see you in the next lecture. Let me know in the comment section whether or not you want to continue this particular series for biodiversity also, because biodiversity is a topic जहाँ से 80 questions आए हुए हैं, 80-85 questions आए हुए हैं, यहाँ तो 40-60 questions आए थे। तो we'll keep doing it. Thank you so much. Give your feedback. Bye bye. Take care. All the very best.